सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रवेश सर क्लासेस। जैसा कि हमने हमने अपना चैप्टर नंबर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसमें हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेसिकली स्टार्ट हो गया है। पिछले क्लास में हमने उसके कुछ बेसिक्स देखे थे। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, सेकंड वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप सबसे पहले इसकी पहली वीडियो देखिए जो कि बेसिक है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया था छोटा सा। बट आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर में दो न्यूमेरिकल, जो कि हम बेसिकली टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हैं। टीएस ग्रेवाल के हम दो इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड 4, और ये होने वाला है पावर पैक क्वेश्चन। मतलब इसमें हर एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ, ठीक है। आज का हमारा क्वेश्चन है, ये बेसिकली हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3, या आप इसे बोल सकते हैं इलस्ट्रेशन 3, ठीक है। इसे आप क्या बोल सकते हैं, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन 3। तो ये मैं एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है इस फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन 1 बाय 1 देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम आंसर पे जाएंगे, ठीक है। राकेश commenced बिजनेस विद कैश 1,50,000। राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1,50,000 रुपए से। यहां पे कमेंस का मतलब क्या होता है, स्टार्ट। मैंने ऑलरेडी बहुत बार बोल रखा है, कमेंस का मतलब स्टार्ट करना। राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 1,50,000 रुपए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में। फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश 20,000। 20,000 रुपए का क्या परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है। आप दुकान पे गए और आपने फर्नीचर खरीदा और 20,000 रुपए दे दिए, सिंपल। थर्ड केस, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। यहां इस बार पार्टी का नाम लिखा है और क्रेडिट लिखा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने महेश से उधार पे क्या खरीदा है, गुड्स। कितने का, 25,000 रुपए का, ठीक है। फोर्थ क्या है, फोर्थ है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश 14,000। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब ये बेसिकली है क्या, आपने ना गुड्स सोल्ड किया है, क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000। आपने 10,000 रुपए का गुड्स बेचा है। किसको बेचा है, मोहन को। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता रखा है कि अगर पार्टी का नाम और कैश लिखा हो तो हम हमेशा कैश मान के चलेंगे। ये जो पार्टी का मतलब थर्ड पार्टी मोहन का जो नाम लिखा है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। इससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, इसकी तरफ फोकस भी नहीं करना। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, आप जब सामान बेचते हो, हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम होता है। किसी का नाम आप पूछते हो, किसी का नाम नहीं पूछते। यहां पे हमने कैश में बेचा है, उसका नाम पूछ के तो नाम बता दिया, ठीक है। आपने 10,000 रुपए का मतलब आपके गोडाउन में से 10,000 रुपए का सामान गया, स्टॉक गया, लेकिन आप उससे पैसा कितना ले रहे हो, 14,000 रुपए। तो 10,000 और 14,000 के बीच कितने का डिफरेंस है, 4,000 का। तो 4,000 का आपको क्या हो रहा है, एक तरीके से प्रॉफिट हो रहा है कि 10,000 का सामान आप 14,000 में बेच रहे हो, तो आपको 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। एडिशनल कैपिटल का क्या मतलब होता है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। अब साल के दौरान मतलब ड्यूरिंग द ईयर में भी, ड्यूरिंग द ईयर में आपने कुछ और पैसे इन्वेस्ट कर दिए। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000, सिंपल। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000। अब ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, देखो
कमीशन रिसीव होना इनकम है। अगर आप अपना काम करते हो और फिर उस पे कमीशन लेते हो तो वो आपके लिए इनकम है। लेट्स सपोज एक हम ना बिल्डिंग ब्रोकर का लेते हैं। हर एक एरिया में कोई ना कोई बिल्डिंग ब्रोकर होता है। मान लो कि अगर मैं किसी नए स्टेट गया तो मुझे वहां पे कोई रहने के लिए किराए पे या खरीद के मैं कोई घर रहूंगा। उसके लिए बेसिकली हम जो ब्रोकर होते हैं, बिल्डिंग के ब्रोकर होते हैं, उनसे हम कांटेक्ट करते हैं। सो ब्रोकर क्या कहता है कि सर मैं आपको ना रेंट के लिए ना बड़ा अच्छा सा लोकेशन, प्राइम लोकेशन मींस मेन लोकेशन में आपको मैं घर दिखा दूंगा। आपको ना उसके लिए मुझे कुछ कमीशन देना पड़ेगा जब आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ब्रोकर को पहले ही पैसा दे दिया, वो घर दिलवाने से पहले ही पैसा दे दिया, तो वो ब्रोकर के लिए क्या बन जाएगा? एक तरीके से लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर ब्रोकर पैसे घर नहीं दिलवा पाया तो उसको हमारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। उसी तरीके से कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अगर हमें इनकम पहले ही मिल गई है ना, कमीशन पहले ही मिल गया है, सो वो हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी। क्योंकि इनकम हम तब तक उसे नहीं कह सकते जब तक हम अपना काम पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, तो एडवांस मिलना ना हमेशा और हमेशा आपके लिए इनकम होता है। ठीक है, 2,000 रुपए का। पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फुल सेटलमेंट क्या होता है? पेड टू क्रेडिटर, महेश कौन था? आप जरा तीसरी ट्रांजैक्शन देखिए। महेश से हमने उधार पे सामान खरीदा था। तो अगर हम किसी व्यक्ति से सामान उधार पे खरीदते हैं, उस व्यक्ति को फ्यूचर में पैसे देने हैं, और अगर किसी व्यक्ति को फ्यूचर में पैसे देने हैं तो वो हमारा कहलाएगा क्रेडिटर। इस केस में कौन है? इस केस में हमारा महेश क्रेडिटर है और महेश को हमें पेमेंट करना है। तो हम यहां पे 7th ट्रांजैक्शन में उसका पेमेंट कर रहे हैं। सो पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट 22,500। अब देखो सेटलमेंट दो तरीके की हो सकती है। एक पार्ट सेटलमेंट। पार्ट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं बस, कि अगर मान लो आपको किसी को 100 रुपए देने हैं, ठीक है, और आप उसको 80 रुपए पेमेंट कर रहे हो, तो अगर आप सिर्फ बोल रहे हो कि ये 80 रुपए अभी आपको पे कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया आपका? पार्ट सेटलमेंट। और अगर आप 80 रुपए दे के कह रहे हो कि ये फुल सेटलमेंट है, मतलब आपने 80 रुपए तो दिए, लेकिन आप कह रहे हो कि तू मान ले भाई कि मैंने तुझे 100 रुपए दे दिए, अब नहीं दूंगा तुझे, मतलब फुल एंड फाइनल। फुल एंड फाइनल का मतलब समझते हो ना? कम पैसे दे के ही और पूरा जो लोन है वो कवर अप कर देना। कि अगर किसी को 100 रुपए देने हैं तो तुम 90 दे रहे हो और कह रहे हो इतना ही ले ले और रख ले, तो हम उसको बोलते हैं बेसिकली फुल सेटलमेंट। और अगर कोई शरीफ है जो प्रॉपर डीलिंग करना चाहता है, तो वो क्या कहेगा कि आपके पास 100 रुपए आपको देने हैं, ये रहे 90 रुपए, पार्ट सेटलमेंट। बाकी का पार्ट सेटलमेंट कहने का मतलब है कि आप 90 रुपए ही काटो, 100 में से 10 रुपए मैं बाद में दूंगा। तो यहां पे क्या लिखा है? फुल सेटलमेंट। भाई यही ले ले, रख ले। उसको कितना देना था? उसको देना था 25,000। हम दे कितना रहे हैं? सिर्फ 22,500, और कह रहे हैं कि आप ये समझ लो कि आपको हमने 25,000 रुपए दे दिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ फुल सेटलमेंट। तो हमेशा याद रखना। सो इसके और इसके बीच कितने का डिफरेंस है? 2,500। और ये 2,500 आपके लिए क्या है? फायदा है। क्या है आपके लिए? फायदा। ठीक है, फिर लास्ट देखते हैं। ये हो गया 6, 7 भी हो गया। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये क्या है सर? ठीक है, कुछ नहीं है, बस तुम नए नए आए हो ना, इसलिए थोड़ा ये बच्चों को कंफ्यूज करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, बट डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, यहां पे लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000, 15,000 रुपए का गुड्स बेचा। मतलब उस जो आपने खरीदा था ना, खरीदे हुए दाम को ही हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जब हम उसे बेचते हैं तो कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, सो आपने 15,000 रुपए का सामान बेचा, उसकी लागत उतनी है। कॉस्ट का मतलब लागत। कितने में बेचा? 18 में। तो जल्दी जल्दी बताओ फायदा कितने का हुआ? 15,000 का सामान अगर आप
18,000 में बेच रहे हो तो आपको फायदा 3,000 का हो रहा है। फिर आगे क्या कहानी लिख रहा है, ये एक अलग है। यहां तक एक हमने समझ लिया कि देखो यार, 15,000 का सामान ना 18,000 में बेचा जा रहा है, तो फायदा कितने का हो रहा है, 3,000 का। उसके आगे लिखा है आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश, जिसमें से 5,000 रुपए ना कैश में मिल गए। अब 5,000 रुपए इसमें से मिले हैं या 5,000 रुपए इसमें से मिले हैं, तो द आंसर इज दिस कि 5,000 आपको 18,000 में से मिला है। क्यों? क्योंकि आपने 15,000 का सामान 18 में बेचा तो आपको फायदा हुआ 3,000 का, तो आपको मिलना कितना चाहिए, 18 मिलना चाहिए ना भाई। तो 18 में से 5 मिल गया तो कितना नहीं मिला, 13,000 रुपए आपको नहीं मिले। सॉरी, आपको कितना नहीं मिला, 13,000 रुपए नहीं मिले। तो वो जो 13,000 रुपए आपको नहीं मिला है उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे डेटर। डेटर क्यों डेटर? क्योंकि यहां पे आपने क्रेडिट में सेल किया है। अगर मैं किसी भी व्यक्ति को, मान लो एक एक्स है, अगर एक्स को मैंने उधार पे सामान बेचा तो फ्यूचर में एक्स से मुझे पैसे लेने होंगे। और अगर एक्स ने, मैंने 15,000 का सामान उसको 18,000 में बेचा, किसको, एक्स को, एक्स ने तुरंत 5,000 रुपए वापस कर दिए, तो कितने और लेने हैं, 18 में से अगर उसने 5,000 रुपए वापस कर दिए, इसका मतलब मुझे अभी भी उससे 13,000 रुपए लेने हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति से फ्यूचर में पैसे लेने होते हैं उसे हम बोलते हैं डेटर। तो बेसिकली यहां पे डेटर क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है। यहां पे आप बोलोगे एक्स कुछ नहीं है, मतलब मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, सिंपल। आगे, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। आपको डेप्रीशिएशन लगाना है किस पे, फर्नीचर पे 10%। आपको क्या लगाना है, आपको डेप्रीशिएशन लगाना है फर्नीचर पे 10%। फर्नीचर कहां है, देखो ना, खरीदा है ना फर्नीचर, कहां गया, ये रहा, फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश RS 20,000। 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा गया है। सो 20,000 का आप 10% लगाओगे तो 20,000 का 10% सिंपली 2,000। डेप्रीशिएशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। कि आप जब कभी भी कोई एसेट्स खरीदते हो तो उसकी ना समय के साथ वैल्यू कम होती है, क्योंकि आप उसको यूज करते हो तो वो एसेट्स खराब होता है और समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बदलने लगती है, तो बेसिकली इसीलिए वैल्यू कम होती है। आपने कभी ऐसा देखा है कि आपने कोई लैपटॉप खरीदा 50,000 का, या मान लो एक एप्पल का लैपटॉप खरीदा 80-90 हज़ार का मान लो, और आप 2 साल बाद बेचने जाओगे तो वो 90 का ही बिकेगा? द आंसर इज नो। अगर 2 साल आप बेचने जाओगे तो मान लो वो 50 का बिक रहा है, तो वो जो 90 का खरीदा था और 50 का बेच रहे हो, तो वो जो 40,000 की कमी आई है ना, वो एसेट्स की वैल्यू में कमी ही तो है, उसे ही हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। यहाँ पे आपको परसेंटेज के टर्म्स में बोला है तो आप कुछ नहीं करोगे, जितने का भी फर्नीचर खरीदा है उसका आप सिंपली 10% निकाल लो, उतने से वैल्यू फर्नीचर की कम हो गई है। सो आई होप ये आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे से क्लियर होगा। इस पूरे क्वेश्चन में नॉ ट्रांजैक्शन है। नॉ ट्रांजैक्शंस को हमने पहले थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस किया कि ये बेसिकली ट्रांजैक्शन हमसे कहना क्या चाहते हैं, और बची कसी कसर हम जो क्वेश्चन करेंगे तो जो बचा खुचा है वो हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं आंसर की तरफ, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। अब आपको अगेन ये पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रांजैक्शंस मैंने सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए लिखा है कि मैं इसे देख सकूं। आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेपर में सिर्फ सीरियल नंबर,
एसेट्स और आधा पेज छोड़ के लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखना चालू करना है, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, और जैसे जैसे ये सब हेड आते जाएंगे वैसे वैसे ऐड करना है। मैंने, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो सारी चीजें मैंने डायरेक्ट लिख दी है, आपको डायरेक्ट पता भी नहीं लगेगा और डायरेक्ट आपको लिखना भी नहीं है। जैसे जैसे इफेक्ट आता जाएगा वैसे वैसे आपको सिर्फ लिखना है। आपको एक बार में ही लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ आंसर लिखते वक्त करना क्या है, सीरियल नंबर, एसेट्स, बीच में इज इक्वल टू लायबिलिटी और कैपिटल सबसे लास्ट में, क्योंकि लायबिलिटी के अंदर भी बहुत सारी चीजें आ सकती है, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आएगा तो उसको लास्ट में लिख सकते हो आप, ठीक है। और जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आएगी वैसे वैसे सब हेड, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं इसको। सो मैं बुक ले लेता हूं क्योंकि यहां पे वैल्यूज नहीं लिखा है। तो सबसे पहला हमारा था राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में। कितना इंट्रोड्यूस किया है उसने, 1.5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर राकेश ने 1.5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए हैं, इसका मतलब क्या है, मैं बुक यहां पे रख लेता हूं, ठीक है। सो अगर राकेश ने 1.5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए हैं, इसका मतलब क्या है भाई, कि राकेश अगर बिजनेस में 1.5 लाख रुपए लेके आ रहा है तो बिजनेस कहेगा कि हमारे बिजनेस में 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं, और साथ के साथ 1.5 लाख रुपए से लायबिलिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि ये बेसिकली तराजू के दो हिस्से हैं, दोनों हमेशा बराबर रहेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अगर वो बिजनेस में पैसा लेके आया तो हम बेसिकली ना, जब भी बिजनेस के अंदर कुछ भी आता है या बिजनेस के अंदर कुछ भी जाता है, उसके पीछे का हम रीजन रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर वो 1.5 लाख रुपए लेके आया तो हम कहेंगे कि भाई तुम ये 1.5 लाख किस नाम पे लेके आए हो। तो हमें पता है, हम अकाउंटेंट हैं, कि अगर वो 1.5 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाया है, इसका मतलब उस जो कैश आने के पीछे का रीजन है हम क्या बोलेंगे, कैपिटल है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे 1.5 लाख लेके आया तो लिख देता हूं 1,50,000 वो लेके आया है, ठीक है। इज इक्वल टू, इधर अभी कुछ नहीं होगा क्रेडिटर में, और इधर कैपिटल में मैं लिख दूंगा प्लस 1,50,000 कैश, कैपिटल आया है और कैश आया है। कैश आने के पीछे का रीजन क्या है, कैपिटल। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कितने का फर्नीचर खरीदा है, 20,000 रुपए का फर्नीचर क्या हुआ है, खरीदा गया है। अगर 20,000 रुपए का आपने फर्नीचर खरीदा तो आपके पास से 20,000 रुपए कैश गया और 20,000 रुपए का फर्नीचर एक एसेट्स के रूप में आपके बिजनेस में आया। सेम करेंगे तो 20,000 का खरीदा तो -20,000 आपका कैश गया, और यहां पे 20,000 रुपए का फर्नीचर आया तो +20,000। इससे पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो +0। अब ये दो इक्वेशन हो गया, इधर कोई फर्क नहीं पड़ा तो इधर हम इज इक्वल टू और +0 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1,50,000 में से 20,000 रुपए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि इतने कैश हमारे पास से चला गया है। तो कितना आ जाएगा ये, 1,30,000। और ये 20,000 का फर्नीचर आपने खरीदा था तो 20,000 का फर्नीचर एज इट इज दिखेगा। और इधर अगर आप 1,50,000 में 0 प्लस करोगे तो प्लस का 1,50,000 ही आपका आएगा, सिंपल। फिर तीसरा क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। आपने महेश से क्या परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है। किस पे परचेज किया है, क्रेडिट पे परचेज किया है। तो आपने कितने का खरीदा है, 25,000 रुपए का आपने क्या खरीदा है, गुड्स, वो भी क्रेडिट पे। तो अगर आपने गुड्स खरीदा है क्रेडिट पे तो आपके पास 25,000 रुपए से स्टॉक आया है, लेकिन उसके बदले में कोई कैश नहीं गया, क्योंकि आपने क्रेडिट पे खरीदा है। तो उतने से आपका क्रेडिटर इंक्रीज हो गया, क्योंकि उसको क्या करना है, हमें पेमेंट करना है। तो इस न्यू इक्वेशन के बाद हम परचेज गुड्स में
कैश में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा तो जीरो, फर्नीचर में भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा तो जीरो, और यहां पे महेश से गुड्स खरीदा गया है कितने में, 25,000 में, तो 25,000 रुपए से आपका क्या बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा, तो प्लस 50,000, इसके पहले कुछ नहीं है तो जीरो जीरो जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू, और आपका 25,000 रुपए से क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिटर, देनदारी, क्योंकि फ्यूचर में महेश को पैसे देने हैं तो महेश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, तो यहां पे 25,000 से मैं लिख दूंगा, और यहां पे कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो जीरो। अब 1,30,000 में जीरो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,30,000 ही आएगा, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। 20,000 का फर्नीचर है अभी आपके पास, तो ये 20,000 का एज इट इज शो होता रहेगा। अभी अभी आपने 25,000 का स्टॉक खरीदा था तो 25,000 का स्टॉक शो होगा, क्योंकि आपने क्रेडिट पे खरीदा था तो आपका क्रेडिटर भी 25,000 से शो होगा। यहां पे जीरो लिख देते हैं, जीरो जीरो जीरो, ठीक है, और यहां पे प्लस, ये क्या चलता रहेगा आपका 150 एज इट इज शो होता रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या था, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश, पार्टी का नाम लिखा है और कैश लिखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कैश लिख दिया ना तो हम मान के चलेंगे कि कैश में क्या हुआ है, यहां पे कैश में बेचा गया है, सेल्स लिखा है ना, सो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश 14,000, 10,000 रुपए का सामान कितने में बेचा आपने, 14,000 में, किसको, मोहन को, कैश में, तो मोहन से हमें मतलब ही नहीं है, कैश में बेचा ना तो कैश कंसिडर करेंगे, तो आपने बेचा 14,000 में, तो आपके पास पैसे कितने आए होंगे बेचने के बाद, 14,000, बिल्कुल राइट। सो आपके पास पैसे कितने आए, 14,000, आपके फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो जीरो, और आपने बेचा है, तो आपने अगर बेचा है तो आपके पास से क्या कम हुआ है, स्टॉक, कितने से, कॉस्ट उसकी कितनी है 10,000, तो 10,000 रुपए क्या हुए हैं, कम हुए हैं स्टॉक में से, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 4,000 का, इसका मतलब 4,000 का आपका क्या हुआ है, फायदा, और मैंने पहली ही क्लास में बता रखा है, कोई भी फायदा होगा तो कैपिटल में जाके ऐड होगा, और अगर कोई भी नुकसान होगा, लॉस होगा, तो कैपिटल में से जाके लेस होगा। तो हम करते हैं उसका इफेक्ट, ये जीरो और यहां पे प्लस क्या हो जाएगा 4,000, सिंपल, ठीक है। अब हमें 1,30,000 में क्या करना है, 14,000 क्या कर देना है ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 1,44,000, कितना हो जाएगा 1,44,000। फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो फर्नीचर 20,000 एज इट इज। 25,000 के स्टॉक को, 25,000 का स्टॉक था उसमें से 10,000 का बेच दिया कॉस्टिंग, तो कितने का स्टॉक बच गया 15,000 का स्टॉक अब बच गया है। क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो क्रेडिटर एज इट इज शो होता रहेगा 25,000 से, और ये अपना कैपिटल में 4,000 का बेनिफिट ऐड हो गया, तो ये 1,54,000 आपका अब कैपिटल हो गया। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या था, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, साल के बीच में उसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया। कितना है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000, मतलब सेम एंट्री ऊपर की तरह कि 20,000 रुपए कैश आए और 20,000 रुपए से आपका क्या हुआ कैपिटल बढ़ गया। तो यहां पे हम क्या करेंगे प्लस 20,000, यहां पे जीरो, कुछ फर्क नहीं पड़ा, स्टॉक पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा तो जीरो, क्रेडिटर पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा तो जीरो, लेकिन कैपिटल पे फर्क पड़ा क्योंकि 20,000 रुपए से कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो 20,000 रुपए से कैपिटल भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। सो 4 और 4 + 2 6, 1,64,000 इन दोनों को ऐड करने के बाद आ गया। ये अपना कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है,
इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टॉक 15,000 दिखता रहेगा। क्रेडिटर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये 25,000 25,000 एज इट इज, प्लस अब इसमें 20,000 आपने ऐड ऑन किया है, तो ये कितना हो जाएगा, 1,54,000 में 20,000 ऐड करोगे तो 1,74,000, कितना हो जाएगा, 1,74,000। ठीक है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आपको कमीशन एडवांस में मिला है तो वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड शो करेंगे। ठीक है। और आपको मिला है ना, पैसा मिला है, तो कैश रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव 2,000। तो आप क्या बोलोगे यहां पे, प्लस 2,000 आपको पैसा मिला है। फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं, यहां पे क्रेडिटर पे भी कोई फर्क नहीं, लेकिन यहां पे ऊपर लिख देता हूं, ये बेसिकली आपका कमीशन है। ठीक है, लिख लेना कमीशन। तो अब लिखेंगे यहां पे +0 +0 +0 +0, इसको आप फिल कर दो ऐसे। 2,000 कमीशन एडवांस मिला था ना, तो 2,000 से ये कमीशन रिसीव्ड वाली लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो 0। 1,64,000 में 2,000 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,66,000। 20,000 का फर्नीचर एज इट इज शो होता रहेगा, 15,000 रुपए का स्टॉक एज इट इज शो होता रहेगा। 25,000 में 0 प्लस करोगे तो 25,000 ही होगा। ये 22,000 हमारी नई लायबिलिटी क्रिएट हुई है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, और कैपिटल एज इट इज 1,74,000 शो होता रहेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड टू क्रेडिटर, जो हमारा क्रेडिटर महेश था, जिससे हमने क्या खरीदा था, जिससे हमने गुड्स खरीदा था, उसका हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। उसको देना कितना था, देखो आपको यहां पे हमने स्टॉक खरीदा था और फिर हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हुआ था 25,000, हमें उसको पेमेंट करना है 25,000, बट हम उसको पेमेंट कितना कर रहे हैं, सिर्फ 22,500, और बोल रहे हैं कि ये क्या है, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि आपको 25,000 देने हैं, हम आपको सिर्फ 22,500 दे रहे हैं, और आप इतना ही लेके ये समझ लो कि हमने आपको 25,000 रुपए की पेमेंट कर दी। तो बेसिकली फायदा किसको हो रहा है, यहां पे हमें फायदा हो रहा है, कितने का, 2,500 का, जितने से हम कम का पेमेंट कर रहे हैं। तो आप जितने से पेमेंट कर रहे हो उतने से ही तो आपका कैश रिड्यूस होगा, तो आपका कैश यहां पे रिड्यूस होगा, 22,500 रुपए से आपका कैश रिड्यूस होगा। फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो 0, स्टॉक पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो 0, और आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो कितना, अब क्रेडिटर को ना हम पूरे 25,000 रुपए से कम करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे लिखा है फुल सेटलमेंट, और मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया है। और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 0, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे हमें प्रॉफिट हुआ है, इसके और इसके बीच का कितने का फायदा है, 2,500 का, सो हमें 2,500 रुपीज का क्या हुआ है, फायदा हुआ है। सो हम क्या करेंगे, बेसिकली अब माइनस करेंगे। सो ये 0 0, ये आपका 5, और ये आपका 3 4, तो ये 1,66,000 में से अगर 22,500 माइनस करोगे तो 1,43,500। फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फर्नीचर एज इट इज 20,000 रहेगा। स्टॉक पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो स्टॉक 15,000। क्रेडिटर को हम 22,500 दे रहे हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि हमने आपको पूरा पेमेंट कर दिया, तो टोटल 25,000 माइनस किया तो 0। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो 2,000, और हमने जितने से कम का पेमेंट किया, कितने कम से, 2,500 का, तो 2,500 हमारे लिए क्या है, फायदा, और फायदा प्रॉफिट किस में ऐड होता है, कैपिटल में, तो ये 1,76,500 आपका
हो जाएगा। एट्थ क्या है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 RS 18,000 आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। 15,000 रुपए का गुड्स था, उसको आपने बेचा 18,000 में, तो फायदा कितने का हुआ? सिंपल 3,000 रुपए का फायदा हुआ। तो 3,000 किस में जाके ऐड हो जाएगा? कैपिटल में। लेकिन उसमें से आपको मिला कितना? सिर्फ 5,000 रुपए। तो आपको 18,000 में आपने बेचा और आपको मिला 5,000, तो 13,000 रुपए नहीं मिले। तो 13,000 जो रुपए नहीं मिले उसे क्या बोलोगे आप? डेटर। क्योंकि फ्यूचर में जिसको आपने बेचा है उससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं, और अगर फ्यूचर में पैसे लेने हैं तो वो आपका एसेट्स डेटर के अंदर आएगा। बेसिकली डेटर एक एसेट्स होता है, ठीक है। सो हम यहां पे क्या करेंगे? कितना पैसा मिला? 5,000 रुपए मिले, तो प्लस 5,000, ठीक है। यहां पे फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो 0। गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी? बेचा था 15,000, तो आप माइनस 15,000 स्टॉक में से करोगे, क्योंकि अगर आप सामान बेच रहे हो तो आपके गोडाउन में जो स्टॉक था वो कम हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आपका और क्या यहां पे हो जाएगा? डेटर में क्या क्रिएट हो जाएगा? कितने रुपए आपको नहीं मिले? 13,000, जो कि आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो जिस भी व्यक्ति से फ्यूचर में पैसे लेने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेटर। तो ये हमें फिल करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी है, ठीक है। 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये हो गया। यहां पे 0, यहां पे 2,000 प्लस फायदा हुआ है हमें 15,000 रुपए का सामान कितने में बेचा है? 18 में। कितने का फायदा हुआ? 3,000 का, तो प्लस 3,000। सिंपल। अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 143,500 में 5,000 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1,48,500 प्लस 20,000। जितने से प्लस है उतने से ही माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस का आप 0 लिख दो इसको। 13,000 रुपए लेने हैं तो प्लस का 13,000, क्रेडिटर का तो हमने पेमेंट कर दिया है तो 0। 2,000 रुपए हमें लायबिलिटी है क्योंकि इनकम एडवांस में मिल गया है। और 1,76,500 में 3,000 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 1,79,500, ठीक है। लास्ट, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 10%, RS 20,000। अब बेसिकली ये 20,000 कैसे निकला? देखो, आपको 20,000 का आपने फर्नीचर खरीदा था। कितने का खरीदा था? और वो कौन सी ट्रांजैक्शन थी? सेकेंड नंबर ट्रांजैक्शन थी, जिसमें आपने 20,000 रुपए का क्या खरीदा था? फर्नीचर खरीदा था। तो हमें क्या करना है ना, 20,000 पे 10% लगाना है। और वो लगेगा कैसे? सिंपल, आप ऐसे 20,000 लिखोगे और इस पे 10%, 10/100। तो बेसिकली जब कभी भी 10% निकालना होता है ना, सो हम अकाउंट्स में इतना 10% निकालते हैं कि हमें याद हो जाता है। वो क्या है कि एक जीरो से एक जीरो कटा, तो आपको बेसिकली जितने का भी 10% निकालना है उसमें से सिर्फ एक जीरो कम करना होता है। तो 20,000 का सिंपल 10% कितना हो जाएगा? 2,000। दूसरा, डेप्रीशिएशन के बारे में बात यह है कि डेप्रीशिएशन एक एक्सपेंस तो है, बट ये फेमस किस लिए है? इसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। एक ऐसा एक्सपेंस जिसमें पैसा नहीं जाता है। मतलब एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि हम पेमेंट करते, लाइक सैलरी दिया, रेंट दिया, वेजेस दिया। लेकिन जब डेप्रीशिएशन की बारी आती है तो हम किसी को पेमेंट नहीं करते हैं। और मैंने पहले ही बता रखा था कि अगर कोई भी आपको एक्सपेंस होगा ना, तो आप कैपिटल में से लेस करोगे और कैश में से लेस करोगे। बट ये कैश वाला एक्सपेंस तो है ही नहीं, ये फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन लग रहा है। तो अल्टीमेटली फर्नीचर की वैल्यू क्या हो रही है? लेस। तो हम इसको कैश की बजाय फर्नीचर में से लेस करेंगे, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है।
और ऑल दो डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। सो यहां पे कैश पे कुछ फर्क नहीं पड़ा तो जीरो। यहां पे फर्नीचर है, फर्नीचर में से हम क्या करेंगे, 2000 माइनस करेंगे तो -2000। स्टॉक तो जीरो हो गया क्योंकि सब बिक गया। 13000 हमें डेटर, एक ऐसा व्यक्ति जिससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं क्योंकि हमने उधार पे बेचा है तो उनसे पैसे लेंगे। क्रेडिटर जीरो है, ये अपना जीरो रहेगा एज इट इज, ठीक है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसमें क्या कोई फर्क पड़ा? हाँ, इसमें हम 2000 रुपये माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या हुआ है, एक तरीके से एक्सपेंस हुआ है, नुकसान हुआ है। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो 1,48,000 में 1,48,500 में जीरो प्लस करोगे तो सेम आएगा। इसमें से 2000 माइनस करोगे तो प्लस 18,000, इसमें प्लस जीरो, इसमें प्लस 13,000, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो ज़ीरो, यहाँ पे कितना आएगा 2,000, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1,79,500 में से क्या करोगे, 2,000 क्या करोगे माइनस, तो 1,77,500, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। एक बार चेक कर लूँ क्या यही है। कैश का बैलेंस है 1,48,500, फर्नीचर है 18,000, स्टॉक है ज़ीरो, डेटर है 13,000, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 और आपका कैपिटल 1,77,500। बिल्कुल करेक्ट है, आप भी चेक कर सकते हो। इस साइड का टोटल हमेशा इस साइड के टोटल से बराबर रहेगा, मतलब एसेट साइड का टोटल लायबिलिटी साइड के टोटल का इक्वल रहेगा। यही बोलता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। सो हम सेकंड अब क्वेश्चन कर रहे हैं। बेसिकली ये हमारा आज का सेकंड इलस्ट्रेशन होने वाला है जो कि टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 4। ये है अपना क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। सो अब इसको देखते हैं और इसको बड़े प्यार से सॉल्व करते हैं और वन बाय वन एंट्रीज को, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को समझेंगे, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में हम उसको देखेंगे। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रेजेंट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है इनको प्रेजेंट करना है। सो प्रेजेंट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम बनाएंगे उनमें इनको शो करना है कि ये कैसे कैसे शो होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 रुपए कैश में एंड चेक ऑफ 25,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। और 25,000 रुपए उसने बैंक में ले जाके जमा करवाया है जिसमें उसने क्या किया है, एक बिजनेस का ना बैंक अकाउंट खोला है। जो भी उसने बिजनेस खोला है बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन किया है। सो उसने कैश में 25,000 इंट्रोड्यूस किया है और चेक कहने का मतलब बैंक बैलेंस इंट्रोड्यूस किया है 25,000। तो जब भी मालिक बिजनेस स्टार्ट करता है और स्टार्ट के वक्त में वो जो पैसा लगाता है ना, चाहे कैश, चाहे बैंक, चाहे गुड्स, चाहे एसेट्स के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, इन चारों में से हम उसे सिंपली कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में 25,000 रुपए कैश बढ़ा, 25,000 रुपए बैंक बैलेंस बढ़ा और इन दोनों का टोटल 50,000 बैंक बैलेंस बढ़ा। इसको हम देखेंगे आराम से जब आंसर सॉल्व करेंगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स क्या किया है, उधार पे खरीदा है, कितने का, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹4,000। 4,000 रुपए से आपने गुड्स को उधार पे खरीदा है। तो अगर आपने उधार पे खरीदा है तो इफेक्ट क्या होगा कि आपके पास 4,000 रुपए का गुड्स आया जिसे हम बेसिकली स्टॉक बोलते हैं और स्टॉक हमारा
एसेट्स होता है, और दूसरा 4,000 रुपए से हमारी लायबिलिटी बढ़ी। किस फॉर्म में? क्रेडिटर के फॉर्म में। क्योंकि अगर हम किसी भी व्यक्ति से उधार पे सामान खरीदते हैं तो फ्यूचर में उसका पैसा वापस करना होता है, और अगर किसी को भी फ्यूचर में पैसे देने हैं, उस व्यक्ति को जिसको आपको देने हैं उसे हम बोलेंगे क्रेडिटर। ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,000। 1,000 रुपए का गुड्स ना कैश में खरीदा गया है, सो 1,000 रुपए से आपका कैश कम हो जाएगा, 1,000 रुपए से आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। सिंपल। ठीक है। फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹500। 500 रुपए से आपने फर्नीचर परचेज किया है, तो आपके बिजनेस में फर्नीचर आया जो कि एसेट्स है, तो एसेट्स बढ़ा, और 500 रुपए से आपके बिजनेस में कैश रिड्यूस हो गया। ठीक है। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आपने ना कितना रुपए निकाला है? 700 रुपए निकाला है। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। अगर आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं प्यार से? ड्राइंग। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। जब कभी भी आप पर्सनल यूज, हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए पैसे निकालते हो उसे हम बोलेंगे क्या? ड्राइंग। और ड्राइंग बेसिकली क्या है? जब भी कैपिटल कम होती है ना, सो हम उसे ड्राइंग बोलते हैं। तो हम सिंपली कैपिटल कम क्यों नहीं बोलते हैं, ड्राइंग क्यों बोलते हैं, इसको ना हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जब आगे 5-6 चैप्टर बाद मैं इसको समझाऊंगा तो आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा कि हम इसको ड्राइंग एक्चुअली बोलते क्यों हैं। तो ड्राइंग का मतलब कैपिटल का कम होना, और यहां पे पैसे निकाले जा रहे हैं कहां से? बैंक से। तो क्या आपका कैश कम होगा? नहीं। आपका क्या कम होगा? बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा, क्योंकि आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो। ठीक है। सिक्स ट्रांजैक्शन, पेड रेंट। 200 रुपए का आपने रेंट पे किया, तो आपके लिए रेंट क्या है? एक्सपेंस। और आगे कुछ नहीं बोल रखा कि कैश में पेमेंट की है या बैंक से पेमेंट किया है, मतलब चेक से पेमेंट किया है। सो वी ऑलवेज अज्यूम, अगर कुछ भी नहीं लिख रखा लाइक रेंट पेड, सैलरी पेड, कुछ भी एक्सपेंस पेड है ना, और नहीं बता रखा, वी ऑलवेज अज्यूम कैश में पेमेंट हुआ है। किस में पेमेंट हुआ है? कैश में। रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है। सेवेंथ, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ₹100। 100 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिला है बैंक से। तो अगर आपको 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला है बैंक से, तो बेसिकली आपको पैसा कैश में मिला है? नहीं। जब भी बैंक आपको इंटरेस्ट देती है तो वो आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपीज क्रेडिट कर देती है, मतलब आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपीज डाल देती है। और इससे होता क्या है? बेसिकली कैपिटल बढ़ता है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर कोई भी एक्सपेंस होगा तो कैश कम होगा और कैपिटल कम होगा, क्योंकि एक्सपेंस से कैश कम होता है और कैपिटल रिड्यूस होता है। उसी तरीके से इनकम से बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। ये पहली क्लास में ही हमने डिस्कस किया है कि कोई भी एक्सपेंस कैपिटल में से लेस होता है और कोई भी इनकम कैपिटल में ऐड होता है, जिसे हम रेवेन्यू भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज, यहां पे बेसिकली ये रुपीज है। ठीक है। ₹500 to 700। अब क्या है? सोल्ड गुड्स, आपने ना 500 रुपए का गुड्स ना 700 रुपए में बेच दिया। अब ये कॉस्ट क्या है? बेसिकली खरीदने वाले दाम को हम कॉस्ट बोलते हैं। आपने किसी चीज को जितने दाम पे खरीदा होगा उसे कॉस्ट। तो मान लो कि आपने कोई गुड्स 500 रुपए में खरीदा और उसे 700 रुपए में बेच दिया। ठीक है। तो कितने का फायदा हुआ? 200 रुपए का आपको क्या हुआ है? फायदा हुआ है। तो कोई भी फायदा या नुकसान, एनी प्रॉफिट और लॉस विल बी एडजस्टेड फ्रॉम वेयर? कैपिटल। सो प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होता है, लॉस से कैपिटल डिक्रीज होता है। ठीक है। सो आपका बेसिकली स्टॉक कम हो रहा है 500 से, आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपने क्रेडिट में सेल किया है, तो
तो 700 रुपए से आपका डेटर बढ़ रहा है और 200 रुपए आपका फायदा हो गया क्योंकि आपने गुड्स बेच दिया। अगर आपको गुड्स की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर नहीं है तो सेकंड चैप्टर देखिए, उसमें गुड्स की डेफिनेशन बड़े अच्छे से क्लियर की गई है। फिर भी मैं बता देता हूं, गुड्स का मतलब एनीथिंग इन विच बिजनेस डील, ऐसी कोई भी चीज जिसमें बिजनेस डील करता है उसे गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के लिए टीवी, फ्रिज, फोन गुड्स हैं। फर्नीचर शोरूम वालों के लिए फर्नीचर गुड्स हैं, क्योंकि वो खरीदते ही हैं बेचने के लिए, वो डील करते हैं उसमें, ठीक है। 8th भी हो गया। 9th, पेड टू क्रेडिटर 400, आपने उधार पे सामान खरीदा था ना, तो जब भी आप उधार पे सामान खरीदते हो तो क्या अराइज होता है, क्रेडिटर, क्योंकि आप जिससे भी सामान खरीद रहे हो उसको फ्यूचर में पैसे देने हैं, और अगर किसी व्यक्ति को फ्यूचर में पैसे देने हैं, दैट पर्सन सिंपली नोन एज क्रेडिटर। तो आप क्रेडिटर का बेसिकली 4000 में से 400 रुपए पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। 10th, पेड पेटी एक्सपेंस ₹200, आपने 200 रुपए का एक्सपेंस पे किया है, तो आपका कैश कम होगा, कुछ नहीं बोल रखा तो, और आपका कैपिटल कम होगा। अब ये बेसिकली पेटी एक्सपेंस क्या है, पेटी का मतलब होता है ना छोटे मोटे, ठीक है। आपको ना अगले चैप्टर जो कैश बुक चैप्टर आएगा उसमें पेटी कैश बुक भी बनाना आएगा। छोटे मोटे खर्चे जो कैश में होते हैं उससे रिलेटेड एक बुक बनती है जिसे हम पेटी कैश बुक बोलते हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वो वहां पे जाएंगे तो करेंगे। अभी आप पेटी का मतलब सिर्फ ये समझो, पेटी कैश बुक मतलब एक तरीके से स्मॉल एक्सपेंसेस, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं ना उसे ही हम क्या बोलते हैं, पेटी कैश बुक। सो यहां पे पेटी का मतलब क्या है, स्मॉल। पेटी का मतलब स्मॉल, कोई पूछे तो आप उसको फटाक से ये जवाब देना, पेटी का मतलब स्मॉल। तो आई होप हमने ट्रांजैक्शंस बड़े अच्छे से समझ लिया है। अब इसके सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी 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 आसान है, आपको हर एक चीज बड़े अच्छे से समझ आने वाली है। आंसर में आपका फॉर्मेट बार बार बताता हूं मैं, सिंपल आपको सीरियल नंबर लिखना है, और जो भी आप शीट ले रहे हो उसमें आपको एसेट्स लिखना है, और जो भी आधा पेज है ना उससे थोड़ा सा आगे आपको कैपिटल लिखना है, और उसके बाद लायबिलिटी लिखना है, ठीक है। उसके बाद से ना ये आपको चीजें पहले पता नहीं लगेंगी, आपको ट्रांजैक्शंस करते जाओगे ना तो ये चीजें सब हेड्स जो हैं एसेट्स के अंदर ये आपकी ऐड होती जाएंगी। मेरे को कैसे पता है, क्योंकि मेरे को सॉल्व करना है तो ये ऑलरेडी टाइप्ड है, तो आपको ये एक बार में ही पता नहीं लगेगा, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगा वैसे वैसे अलग अलग अकाउंट आएंगे, तो आप अलग अलग ऐड करते जाना। तभी मैंने बोला कि आप एसेट्स लिख के आधा पेज छोड़ के स्टार्ट करोगे, ठीक है, आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और ये वाली जो ट्रांजैक्शंस है मैंने अपने समझने के लिए लिखा है, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको लिखने में आपका पेपर में टाइम वेस्ट होगा, सिंपल है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो आप अपने टीचर से एक बार बात भी कर सकते हो कि सर ट्रांजैक्शंस ऐसे छोटे फॉर्म में लिखना जरूरी है, टीचर भी ऑफ कोर्स मना ही करेगा, अगर कोई करता है तो वो एक्सेप्शन है टीचर, बट आपको जनरली ये नहीं लिखना होता है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन 1 2 3 ऐसे और ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, सिंपल। करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000 एंड चेक ऑफ 25,000। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, 25,000 रुपए कैश लगाया और 25,000 रुपए उसने बैंक में ले जाके जमा करवा दिए। चेक मतलब बैंक में ले जाके वो चेक जमा करवा दिया, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है और वो पैसा बिजनेस में लगाता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो बेसिकली यहां पे क्या हुआ है कि 25,000 रुपए बिजनेस में क्या आया है, कैश आया है, क्योंकि उसने कैश इंट्रोड्यूस किया है, और 25,000 रुपए से आपका क्या हुआ है, बैंक बैलेंस भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इन सब का भी कोई जिक्र नहीं है, और कैपिटल इन दोनों का टोटल, तो कैपिटल कितने से इंट्रोड्यूस हुआ है, टोटल 50,000 से। सिंपल, पहला ट्रांजैक्शन हो गया। दूसरा क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹4,000।
4,000 रुपए का गुड्स किस पे खरीदा गया है? उधार पे। तो आप खुद सोच के देखो कि इसके दो एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अगर आपने किसी से 4,000 रुपए का गुड्स उधार में खरीदा है तो आपके पास 4,000 रुपए से गुड्स आया है, और जब भी गुड्स आता है तो आप उसे क्या किसके अंदर डालते हो? स्टॉक के अंदर, क्योंकि आपके पास गोडाउन में जो स्टॉक सामान माल पड़ा हुआ होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। पहले कुछ भी नहीं था, अब गोडाउन में 4,000 का सामान है, सिंपल। और आपने उधार में खरीदा है तो आपके पास से ना ही कैश से पैसा गया है ना ही बैंक बैलेंस रिड्यूस हुआ है। तो आपने उधार में खरीदा है तो एक तरीके से क्या इंक्रीज हो गया है? क्रेडिटर, एक ऐसा व्यक्ति जिसको फ्यूचर में पैसे देने हैं, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे? आपने गुड्स परचेज किया ना 4,000 का, तो बेसिकली यहां पे आपका +4,000 से स्टॉक इंक्रीज हो गया। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर तो जीरो लिखेंगे, कैश पे कोई फर्क नहीं तो जीरो, बैंक बैलेंस पे भी कोई फर्क नहीं तो जीरो, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं है तो जीरो, क्रेडिटर हमारा 4,000 से बढ़ गया तो प्लस का 4,000 ऊपर जीरो, सिंपल। अब दो ट्रांजैक्शन हो गया पहली दफा, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? न्यू इक्वेशन, ठीक है। 25,000 जीरो, तो ये 25,000 ही रहेगा। 25,000 प्लस जीरो, अगेन 25,000, जीरो प्लस 4,000, 4,000, 50,000 प्लस जीरो, 50,000, और ये तो हमारा अभी अभी क्रेडिटर इंक्रीज हुआ है 4,000 से, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,000। आपने 1,000 रुपए का गुड्स किस पे खरीदा है? कैश पे खरीदा है। तो आपके पास 1,000 रुपए से स्टॉक इंक्रीज हो गया और 1,000 रुपए से क्या कम हो गया? कैश कम हो गया, क्योंकि आपने कैश में खरीदा है, राइट। तो आपके पास से क्या कम होगा? कैश कम होगा। तो आप करोगे क्या? बेसिकली आपने कैश में खरीदा है तो -1,000, बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो जीरो, खरीदा है तो आपका स्टॉक बढ़ेगा तो +1,000, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं तो जीरो, क्रेडिटर पे भी कोई फर्क नहीं, जीरो। अगेन फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। 25,000 -1,000, 24,000, राइट। ये तो अपना 25,000 होगा, कोई चेंज नहीं। 4,000 पहले से ही आपके पास स्टॉक खरीदा हुआ था, 1,000 का और स्टॉक खरीद लिया, तो अब कितने हजार का स्टॉक आपके पास है? टोटल आपके पास 5,000 का स्टॉक आपके पास है, ठीक है। ये आपका 50,000 एज इट इज रहेगा और ये 4,000 आपका क्रेडिटर भी एज इट इज रहेगा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹500। 500 रुपए का ना फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो बेसिकली 500 रुपए से आपका जो कैश है वो रिड्यूस हो गया और 500 रुपए से फर्नीचर एसेट्स वो क्या हो गया? इंक्रीज, क्योंकि पहले 0 रुपए का फर्नीचर था, अब 500 रुपए का फर्नीचर है, सिंपल, ठीक है। सो 500 रुपए का कैश में खरीदा है तो यहां से मैं कैश में से 500 माइनस कर देता हूं, बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो जीरो, स्टॉक पे क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं, जीरो। आपने फर्नीचर खरीदा है तो +500 का फर्नीचर आया, ये जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। अब बेसिकली ये हो क्या रहा है, इसी को टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें एक एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और दूसरा एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट लायबिलिटी साइड गया ही नहीं, बट इसमें हुआ क्या है, एक एसेट्स इंक्रीज हो रहा है दैट इज फर्नीचर और एक एसेट्स डिक्रीज हो रहा है दैट इज कैश, सिंपल। सो एक एसेट्स इंक्रीज दूसरा एसेट्स डिक्रीज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस और माइनस इफेक्ट तो उतना ही रहेगा, बस इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो जीरो, क्रेडिटर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो जीरो। अब 24,000 -500, 23,500 प्लस 25,000 प्लस
5000 प्लस 500, यहां पे कैपिटल 50,000, क्रेडिटर 4,000। सिंपल। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या है? विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 700 रुपए तो निकाले पर्सनल यूज के लिए, बट कहां से निकाले? बैंक से। तो आपका कैश कम होगा या बैंक बैलेंस? तो द आंसर इज बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा। और अगर आप पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो उसे बोलते हैं ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग कहां से लेस होता है? ड्रॉइंग कैपिटल में से बेसिकली लेस होता है। तो कैश में कोई फर्क नहीं पड़ा तो जीरो, माइनस ये क्या हो जाएगा? बैंक बैलेंस 700 से। स्टॉक पे कोई फर्क नहीं, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं, कैपिटल आपका 700 से क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है? ड्राइंग। क्रेडिटर पे भी कोई फर्क नहीं। फिर इसको सॉल्व करेंगे, न्यू इक्वेशन आ जाएगा। सो ये अपना 23,500 ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 24,300 प्लस 5,000 प्लस 0 5,000 प्लस 500, ये 49,000 कितना हो जाएगा? 300 प्लस ये आपका 4,000 क्रेडिटर, क्योंकि कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा उस पर। पेड रेंट, आपने रेंट पे किया 200 रुपए का। रेंट पे आपने रेंट पे किया, आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। और अगर एक्सपेंस है तो आपका कैश रिड्यूस होगा और आपका कैपिटल रिड्यूस होगा, राइट? तो 200 रुपए से रेंट पे किया तो माइनस का 200, बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं तो जीरो, स्टॉक से कोई रिलेटेड बात नहीं तो जीरो, फर्नीचर से रिलेटेड कोई बात नहीं तो जीरो, और ये अपना एक्सपेंस है तो ये कैपिटल में से भी माइनस होगा तो माइनस का 200 प्लस क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं तो जीरो। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन न्यू इक्वेशन आएगा। 23,500 में से 200 माइनस करेंगे तो 23,000 कितना आ जाएगा? 300, ठीक है, प्लस 24,300, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अपना 5,000 रहेगा। और ये अपना जो फर्नीचर है ये 500 रहेगा। कैपिटल कितना हो जाएगा? 49,100, क्योंकि 300 में से बेसिकली 200 माइनस, और ये 4,000 एज इट इज रहेगा, ठीक है। रिसीव्ड इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है किस पे? बेसिकली आपने जो बैंक में पैसा सेव करवाया है उस पे इंटरेस्ट हुआ है। तो क्या आपका कैश बढ़ेगा? नहीं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमें बैंक बैलेंस पे मिलता है। आप जो पैसा जमा करवाते हो बैंक पे, उस पे बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, जो बेसिकली सेविंग रेट होता है, सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कि अराउंड 4% to 3% लाया करता है इंडिया में, ठीक है। सो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। ये आपके लिए क्या है? इनकम, रेवेन्यू। सो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि ये बैंक से आपके बैंक अकाउंट में ये क्रेडिट होगा इंटरेस्ट, और आपका क्या इंक्रीज होगा? कैपिटल। कितना मिल रहा है आपको इंटरेस्ट? 100 रुपए। तो कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका 100 रुपए से क्या इंक्रीज हो जाएगा? बैंक बैलेंस। स्टॉक पे कोई फर्क नहीं और फर्नीचर पे भी कोई फर्क नहीं, बट आपका कैपिटल जो है वो 100 रुपए से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं तो जीरो। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है? 23,300 ही रहेगा। ये पहले 24,300 था, इसमें 100 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो ये कितना हो गया होगा आपका? 24,400 प्लस 5,000 का स्टॉक आपका एज इट इज, प्लस 500 का आपका फर्नीचर है। फायदा कैपिटल में ऐड हुआ तो ये आपका 49,200 प्लस 4,000 एज इट इज आपका क्रेडिटर रहेगा।
गुड्स सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 500 फॉर 700 ऑन क्रेडिट। आपने ना 500 रुपए का गुड्स कितने में बेच दिया? 700 रुपए में। 500 का गुड्स आपने 700 में सोल्ड कर दिया, वो भी किस पे? क्रेडिट पे। सो सबसे पहले आपने उधार पे बेचा या कैश में बेचा, फर्क नहीं पड़ता। कितने का सामान कितने में बेचा, इसका पहले कंपैरिजन करो। यहां पे ज्यादा में बेचा है तो क्या हुआ है? प्रॉफिट। 500 का गुड्स 700 में बेचा तो 200 का प्रॉफिट हुआ। कोई भी फायदा या नुकसान होगा वो कैपिटल से एडजस्ट होगा, तो यहां पे फायदा हुआ है तो 200 रुपए सबसे पहले कैपिटल में क्या होगा? ऐड होगा। दूसरी चीज, आपने 500 रुपए से क्या बेचा है? गुड्स बेचा है, तो 500 रुपए से आपका क्या कम होगा? स्टॉक आपका 500 रुपए से क्या होगा? कम होगा। और आपको फ्यूचर में आपने अगर किसी भी व्यक्ति को गुड्स सामान उधार पे बेचा है तो उस व्यक्ति से फ्यूचर में आपको क्या लेना होगा? पैसा लेना होगा। और मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर किसी भी व्यक्ति से फ्यूचर में पैसे लेने हैं आपको एज अ बिजनेस, तो उस व्यक्ति को आप बोलोगे डेटर। डेटर एक ऐसा व्यक्ति जिससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं और वो आपका एसेट्स है, क्योंकि एसेट्स का ओवरऑल मीनिंग क्या है? ऐसी कोई भी चीज जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में बेनिफिट लेना है, पैसा लेना है, बेनिफिट है, वो आप किसके अंदर डालोगे? एसेट्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले 500 का गुड्स बेचा, आप कैश में तो बेचा नहीं, तो कैश मिला नहीं, ना ही आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ। आपने 500 रुपए का, तो जितने से भी कॉस्टिंग होती है ना, आप कोई भी सामान बेचते हो तो जितनी उसकी कॉस्टिंग होती है हमेशा वो स्टॉक में से लेस होता है कॉस्टिंग प्राइस पे। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 500। फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने बेचा उधार पे है ना, तो आपका क्या क्रिएट होगा? डेटर। कितने से? 700 रुपए से, क्योंकि आपको 700 रुपए लेने हैं ना, तभी तो 200 रुपए का फायदा होगा। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो फॉर्मेलिटी, 0 0 0 0। और ये आपको पेपर में लिखना है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो और कहो कि क्या लिखने की जरूरत है, नहीं, लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, यहाँ पे 700 फायदा कितने का हुआ? 200 का, तो प्लस हम करेंगे 200। क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं, 0। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये तो 23,300 ही रहेगा, ये अपना 24,400 ही रहेगा। ठीक है, ये अपना कम हो जाएगा 500 से, तो कितना हो जाएगा? 5,000 माइनस 500, 4,500। ये अपना प्लस 500 प्लस 700, इसको हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 49,400 प्लस 4,000। ठीक है, अब नाइन्थ क्या है? पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर एक ऐसा व्यक्ति जिसको फ्यूचर में पैसे देने हैं, और अगर पैसे देने हैं तो सर का बोझ है, बर्डन है, ऑब्लिगेशन है, इट मींस लायबिलिटी है, सिंपल। ठीक है, सो आप उसको पे कर रहे हो 400 रुपए, तो आपके पास से क्या रिड्यूस होगा? 400 रुपए से आपका कैश कम होगा, क्योंकि आप किसी को पेमेंट करोगे तो आपकी जेब तो खाली होगी ही। सो 400 रुपए से आपका क्या होगा? कैश रिड्यूस होगा, और आपकी देनदारी भी 400 रुपए से रिड्यूस होगी, मींस क्रेडिटर भी 400 रुपए से रिड्यूस होगा। तो करते हैं फटाफट। तो यहां से मैं माइनस करूंगा, माइनस का 400, बैंक पे कोई फर्क नहीं तो 0, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं तो 0, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं तो 0, डेटर पे कोई फर्क नहीं तो 0, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं तो 0, और आपका क्रेडिटर कम हो रहा है 400, तो यहां पे 400 आप दिखा दोगे। सॉल्व कर लो, तो 23,300 माइनस 400 कितना हो जाएगा? 22,900, राइट। ठीक है, उसके बाद से ये आपका कितना हो जाएगा? 24,400। स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो 4,500 एज इट इज।
आपका फर्नीचर भी एज इट इज शो होता रहेगा 500, आपका डेटर भी शो होता रहेगा 700, कैपिटल आपका क्या हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ा कैपिटल पे 49,400। क्रेडिटर पे फर्क पड़ा है, क्रेडिटर बेसिकली क्या हुआ है, रिड्यूस हो गया क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है, तो अब क्रेडिटर कितने से बचे हैं, 3,600 रुपए से। ठीक है, लास्ट ट्रांजैक्शन पेड पेटी एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्च होते हैं उसको आपने पेमेंट किया तो आपके पास से कैश रिड्यूस होगा, और एनी एक्सपेंस रिड्यूसेस कैपिटल, जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, तो कैपिटल भी इतने से कम होगा। पेटी एक्सपेंस कितना है 200, तो हम क्या करेंगे -200 कैश कम होगा, बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा 0, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा 0, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा 0, डेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा 0, कैपिटल आपकी 200 रुपए से कम होगी, और आपका क्रेडिटर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो 0। ये बेसिकली आपका 200 है। ठीक है, माइनस कर लो तो ये कितना हो जाएगा 22,700, ये आपका 24,400, ये आपका 4,500, स्टॉक फर्नीचर 500, डेटर 700, यहां पे कैपिटल 49,200 प्लस आपका जो क्रेडिटर है ये 3,600। ठीक है, ये सॉल्व किया। देखते हैं बैलेंस सेम है कि नहीं। कैश का बैलेंस 22,700, बैंक बैलेंस 24,400, स्टॉक का बैलेंस 4,500, फर्नीचर 500, डेटर 700, कैपिटल साइड, कैपिटल ये 49,200 है। ठीक है, और क्रेडिटर 3,600। बिल्कुल सही किया है काम, और आपको भी ऐसा ही काम करना है जैसे मैंने किया है सॉल्व, बड़े प्यार से नज़ाकत से धीरे धीरे और ट्रांजैक्शंस को समझ के, तो आपकी एक भी गलती नहीं होगी। ये एक ऐसा चैप्टर है जो फर्स्ट चैप्टर है प्रैक्टिकल, और ये बेसिकली 4 से 5 मार्क्स का आता है, कभी कभी 3 का भी आता है, तो आप इसको 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो कि आएगा ही आएगा। इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे, 5 से 6 ही आएंगे, लेकिन उसी को सॉल्व करना पड़ेगा, और इससे ज्यादा बड़ा क्या हो भी क्या सकता है। ठीक है, अभी थोड़ी सी जो मुश्किल ट्रांजैक्शन है, थोड़े जो कॉन्सेप्ट वाली ट्रांजैक्शन है, उसको लास्ट में करेंगे। अभी आप ये समझने की कोशिश करो, और आपको ये आई गेस बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, मैं थोड़ी देर के लिए साइड में हो जाऊंगा। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड, अब हमने क्या किया है बेसिकली पहली क्लास में इसके जितने भी थ्योरी पार्ट थे उसको किया, एक छोटा सा क्वेश्चन किया। इस वाली क्लास में हमने 2 इलस्ट्रेशन किए जो कि न्यूमेरिकल्स थे पूरे। अगली क्लास में हम क्लास को थोड़ा सा इजी माहौल बनाने के लिए, फन एनवायरनमेंट बनाने के लिए बस ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट देखेंगे कि एक ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट हो सकता है। ये भी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल पेपर्स ऑब्जेक्टिव मोड में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो एक ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट हो सकता है, लाइक बोलेंगे कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, तो आप बोलोगे कैश आया और कैपिटल बढ़ा, कुछ इस तरीके की चीजें, वो आपको करके बड़ा मजा आने वाला है। सो अगर, हाँ, वन लास्ट नोट, अगर कोई इंटरेस्टेड है ऑनलाइन क्लास लेने में, तो यहां पे नंबर आपको शो हो रहा होगा। आप ओनली दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड ओनली कांटेक्ट, मतलब जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है सिर्फ वही कांटेक्ट करें, अदरवाइज आप बेमतलब का अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, हमारा भी टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, सो आपको ये क्लास समझ आई होगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।